हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट होते हैं, चिट्ठी के दो पहलू होते हैं, दायित्व और संपत्तियां। आज हम उन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला इसमें टॉपिक है आपका संपत्तियां। संपत्तियां वो प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें हमारी मुद्रा लगी हुई होती है, जिसमें हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो याद रखिए कि पूंजी जिन मदों में लगाई जाती है, जिन मदों में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, उनको हम असेट कहते हैं। असेट को मुद्रा में मापा जा सकता है और असेट संपत्तियां वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कंपनी को या व्यावसायिक फर्म को लाभ कमाने में सहायक होती हैं, लाभ कमाने में मदद करती हैं, उनको हम संपत्तियां कहते हैं। तो संपत्तियां जनरली जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक स्थायी संपत्तियां जिनको हम नॉन करेंट असेट्स भी कहते हैं, और दूसरी करेंट असेट्स यानी कि चालू संपत्तियां। तो गैर चालू संपत्तियां स्थायी संपत्तियां हैं और दूसरी संपत्तियां हैं चालू संपत्तियां। तो वो संपत्तियां जो 12 माह से कम के अंतर्गत बदलती रहती हैं, चेंजेबल होती हैं, उनको हम करेंट असेट्स कहते हैं। याद रखिए, 12 माह से कम के अंतर्गत यानी 1 साल के अंतर्गत जिनके मूल्य में परिवर्तन होता रहता है वो चालू संपत्तियां कहलाती हैं। और जो संपत्तियां 12 माह से अधिक के लिए होती हैं, जिनके अंतर्गत एक सामान्य रूप से परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन जब होता है तो किसी अन्य कारण से होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन संपत्तियां यानी कि स्थायी संपत्तियां, और उनको गैर चालू संपत्तियां नॉन करेंट असेट्स भी कहा जाता है। तो 12 माह से कम की संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाती हैं। चालू संपत्तियों के अंतर्गत ही तरल संपत्तियां आती हैं। इसके बारे में भी अभी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गैर चालू संपत्तियां यानी कि स्थायी संपत्तियां क्या होती हैं। तो स्थायी संपत्तियां दीर्घकाल तक रखी जाने वाली संपत्तियां हैं और इन संपत्तियों को सामान्यतः बेचा नहीं जाता। इनमें भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर आती हैं। ये जो संपत्तियां होती हैं, गैर चालू संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां, जैसा कि नॉन करेंट असेट्स हमने बताया या फिक्स्ड असेट, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं टेंजिबल असेट यानी कि मूर्त संपत्तियां, और दूसरी होती हैं अमूर्त संपत्तियां। तो पहले मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल असेट समझ लेते हैं। वो संपत्तियां जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, कुछ जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, सबको देखा जा सकता है, सबको छुआ जा सकता है। तो ये संपत्तियां क्या हो गई आपकी मूर्त संपत्तियां। तो याद रखिए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नॉन करेंट असेट्स असेट साइड सबसे ऊपर आता है। बैलेंस शीट की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो समझ लें पहले अच्छे से कि बैलेंस शीट में जो आपका दूसरा पहलू है संपत्तियों का, उस संपत्तियों के पहलू में सबसे पहले जो संपत्तियां आती हैं वो गैर चालू संपत्तियां यानी कि नॉन करेंट असेट्स आती हैं। और नॉन करेंट असेट्स के भी 2 सब हेड होते हैं। ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा है और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहाँ इनको डीपली कवर किया जाएगा। फिलहाल इतना समझ लें कि मेन हेड बैलेंस शीट में जो रहता है वो रहता है गैर चालू संपत्तियां नॉन करेंट असेट्स का नंबर 1 पर, और इसके अंतर्गत सब हेड आते हैं। और वो हेड में पहला आता है मूर्त संपत्तियां और दूसरा आता है अमूर्त संपत्तियां। तो मूर्त संपत्तियां आपने समझ लिया क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका कोई भौतिक स्वरूप या फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ फिजिकल एविडेंस होता है, उसको हम मूर्त संपत्तियां कहते हैं। दूसरी संपत्तियां हो जाती हैं अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिनका मौद्रिक मूल्य तो होता है लेकिन उनका कोई स्वरूप नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो व्यवसाय की अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। और इन संपत्तियों में ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती हैं। तो याद रखिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमूर्त संपत्तियां हैं जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू तो होती है लेकिन कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, इसलिए इनको अमूर्त संपत्तियां कहा जाता है। तो गैर चालू संपत्तियों के 2 प्रकार हो गए, मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट।
अब चलते हम करंट असेट्स की तरफ। तो करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो बिजनेस में 12 माह के अंतर्गत परिवर्तित होती रहती हैं और जिनका विक्रय भी सामान्यतः होता रहता है और जो रोकड़ में परिवर्तित होती रहती हैं, उनको हम चालू संपत्तियां कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं। करंट असेट्स को हम फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं, करंट असेट्स को हम फ्लक्चुएटिंग असेट्स भी कहते हैं और चक्रीय संपत्तियां यानी सर्कुलेटिंग असेट्स भी कहा जाता है। अब चालू संपत्तियों को ये सब नाम क्यों दिए गए कि चालू संपत्तियां परिवर्तनशील संपत्तियां हैं, चक्रीय संपत्तियां हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया है क्योंकि इनमें परिवर्तन होता रहता है। स्थायी संपत्तियों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको नॉन करंट असेट्स या हम फिक्स्ड असेट कहते हैं। और करंट असेट्स जो है जिसमें चेंज पॉसिबल है और जिसमें चेंज होता रहता है, क्योंकि एक बार हम उधार माल बेचेंगे तो हमारे देनदार बढ़ जाएंगे, उनसे हमको पैसा मिलेगा तो हमारी रोकड़ बढ़ जाएगी, देनदार घट जाएंगे। कुल मिलाकर हर ट्रांजैक्शन जो कैश और नॉन कैश से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चालू संपत्तियों से अगर रिलेटेड है तो डेफिनेटली चालू संपत्तियों में परिवर्तन होता रहेगा। और चालू संपत्ति वो संपत्तियां हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है। तो उदाहरण के लिए चालू संपत्तियां क्या होंगी? प्राप्य बिल, देनदार, स्टॉक, रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, अल्पकालीन विनियोग, ये सारी संपत्तियां आपकी चालू संपत्तियां कहलाती हैं। अब चालू संपत्तियों के साथ साथ चालू संपत्तियों में से यदि हम स्टॉक और देनदार को अलग कर दें, करंट असेट्स में से यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अलग कर दें, तो रिमेनिंग जो संपत्तियां बचती हैं उन संपत्तियों को हम तरल संपत्तियां कहते हैं, यानी कि लिक्विड असेट्स कहते हैं। इनको क्विक असेट भी कहा जाता है। तो वो संपत्तियां चालू संपत्तियों में से किनको अलग कर दें आप? स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय, अगर इन दोनों को हम अलग कर दें चालू संपत्तियों में से, जैसा कि नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त व्यय है वो वहाँ, तो बराबर हो जाएगा क्या? तरल संपत्तियां। इन दोनों संपत्तियों को यदि यहाँ से हटा दें, चालू संपत्तियों में से स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय, इंग्लिश में प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को अगर हम एक्सक्लूड कर दें करंट असेट्स से, तो डेफिनेटली जो बची हुई संपत्तियां होंगी, रिमेनिंग असेट्स इज कॉल्ड लिक्विड असेट्स। तो चालू संपत्तियों में क्या क्या आता है हमने आपको बताया। रोकड़ आता है, बैंक में रोकड़ आता है, प्राप्य बिल आता है, देनदार आता है, स्टॉक आता है, अल्पकालीन विनियोग आते हैं। ये सारी संपत्तियां जो हैं वो चालू संपत्तियां कहलाती हैं और चालू संपत्तियों को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है और इसका जो हेड होता है वो चालू संपत्तियां होता है और ये हेड नंबर 3 में आता है। याद रखिए, बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में 3 हेड आते हैं, मेन हेड। पहला मेन हेड है गैर चालू संपत्तियां यानी कि नॉन करंट असेट्स, दूसरा हेड आपका रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का रहता है और तीसरा हेड आपका करंट असेट्स का रहता है। तो याद रखिएगा, जो वर्टिकल फॉर्मेट अभी चल रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन चिट्ठा जो हम बनाते हैं, बैलेंस शीट जो बनाते हैं, उसका अब वर्टिकल फॉर्मेट चल रहा है। अब हॉरिजॉन्टल यानी कि जो आड़े वाला स्वरूप था, 4 कॉलम, दायित्व राशि, संपत्ति राशि, जिसको हम बोलते लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, अब वो फॉर्मेट नहीं चलेगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अब वर्टिकल फॉर्मेट जो है वो चुन लिया गया है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम जो है वो किस फॉर्मेट को मान्यता देता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 वर्टिकल फॉर्मेट को मान्यता देता है। और ये भी पूछा जाता है कि बैलेंस शीट को जब बनाया जाता है तो किस कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान है बैलेंस शीट के? तो अनुसूची 3 में पार्ट 1 में, अनुसूची 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और अनुसूची 3 के पार्ट 2 में पीएल अकाउंट है। यानी कि शेड्यूल जो कि आपका कंपनी एक्ट है उसके शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और शेड्यूल 3 के ही पार्ट 2 में पीएल अकाउंट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको हमने अभी बताए और इसके संबंध में आपसे डिस्कशन किया। अब इस वीडियो के अगले भाग पर चलते हैं जो कि संपत्तियों के बाद दायित्वों से संबंधित है, तो उसको देख लेते हैं।
चिट्ठे का जो दूसरा पहलू होता है दायित्व होता है। दायित्व का मतलब होता है जो भी हमारी देनदारियां हैं, जो भी बिजनेस में हमें पेमेंट करना है, जिनसे हमने उधार ले रखा है या जो भी पूंजी हमने लगाई है, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, दायित्व कहलाते हैं। तो चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, एक संपत्ति होती है और एक दायित्व होता है। अब दायित्व भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं और करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं। दो भाग में चिट्ठे की लायबिलिटीज़ को बांटा गया है। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वो होंगी जिनका पेमेंट 1 वर्ष से अधिक के बाद करना है, यानी 12 माह से अधिक के दायित्व को हम स्थायी दायित्व या गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। इसमें ऋण पत्र आ जाते हैं, दीर्घकालीन ऋण आ जाते हैं और वे मदें आ जाती हैं जिनका भुगतान हमें दीर्घकाल में करना है, मतलब 1 साल के बाद करना है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। चिट्ठे के दायित्व पक्ष का दूसरा पहलू हो जाएगा चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ हैं जो कि अल्पकालीन होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ वो होंगी जो 12 माह से कम के अंतर्गत बदलती रहती हैं। इसमें लेनदार आ जाता है, देय बिल आ जाता है, बैंक अधिविकर्ष, अल्पकालीन ऋण, अदत्त व्यय, ये इन व्ययों को यहाँ चालू दायित्वों में लिखा जाता है। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो मदें आती हैं उनमें दायित्व आता है, गैर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ आती हैं पहले और उसके बाद आते हैं चालू दायित्व आते हैं। आई होप कि आपको संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर मिल रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारा एक कोर्स हम लेकर आ रहे हैं असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर की तैयारी के लिए, जिसमें हम रोज़ आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी 80 मिनट्स की 2 सेशन में, और इसके साथ साथ आपको PDF फाइल्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हमें प्रोवाइड कराना है, PDF फाइल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जो भी पेड कोर्स से संबंधित आपको और जानकारी हो, लेना हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। बहुत जल्द ही हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। 2 या 3 दिन के अंदर हम इसकी पूरी डिटेल आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अच्छे से लग कर पढ़ते रहें। 5 महीने का आपका वक्त है, बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। कॉमर्स 2 से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए है, तो आप फ़ोन से भी हमसे बात कर सकते हैं। इसलिए चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।